नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आजकल एक मुहावरा बड़ा मशहूर हो रहा है कि भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है लेकिन भाजपा चुनाव लड़ रही है। यानी कि राष्ट्र हित क्या है और भाजपा का अपना हित क्या है, ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ देश में जल्द होने वाले राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर, और ये चुनाव 19 जून को होने हैं। काफ़ी अहम चुनाव है ये, खासकर अगर राज्यसभा का पूरा कॉम्पोजिशन देखा जाए और भाजपा की राजनीति में फिलहाल 2020 में जो राज्यसभा की अहमियत है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अहमियत है, और उनके ज़रिए जो उनका राष्ट्रीय एजेंडा है, जो उनकी राजनीति है, वो कैसे पूरी होगी, कैसे वो उन मकसद को हासिल करेंगे, इसमें राज्यसभा की काफ़ी अहमियत है। तो यहाँ पर जिक्र ये हो रहा है कि कैसे जो जिसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है, यानी कि एमएलएज की खरीद फरोख्त का जो पूरा कारोबार है, वो देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। हालांकि भारत में अभी तक जो संस्कृति रही थी वो ये कि राज्यसभा के चुनाव जितने अलग अलग राज्यों में जिस पार्टी के जितने एमएलएज हैं, उनके गणित के आधार पर, उनके कैलकुलेशन के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हो जाया करता था। और एक तरह से ये समझ थी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि जिसके जितने एमएलएज हैं उस हिसाब से उन्हें राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में ये एक नई संस्कृति, जो कि भाजपा की देन है, ये देखने को मिल रही है कि एक एक सीट पर न सिर्फ कि कांटे की टक्कर, बल्कि किस तरह से मनी और मसल पावर, यानी कि दबाव और लालच दोनों देकर एमएलएज को खरीदने का, बेचने का काम हो रहा है। तो एक नज़र अब डाल लेते हैं कि आखिर ये जो राज्यसभा का कॉम्पोजिशन है ये क्या है, और फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं जहां पर सीटें खाली हैं राज्यसभा की, उनमें खासकर दो बड़े राज्य, एक तो गुजरात और इसके अलावा राजस्थान। यहाँ से लगातार खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की शिकायतें भी आ रही हैं इलेक्शन कमीशन से लेकर। मैं खासकर जिक्र करना चाहती हूँ राजस्थान का, जहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो को खत लिखा है कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि उनके सदस्यों को खरीदने की कोशिश हो रही है। उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है दिल्ली जयपुर हाईवे पर होटल में या रिजॉर्ट में, यानी कि उनको बंद करके एक तरह से सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है इन एमएलएज को कांग्रेस पार्टी के जरिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चाहे राजस्थान का जिक्र हो या गुजरात का जिक्र हो, जहाँ मार्च से लेकर अब तक करीब 8 लोग, जो 8 एमएलएज हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रिजाइन कर चुके हैं। और ये साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि इन 8 एमएलएज के रेजिग्नेशन से जो कांग्रेस पार्टी का पूरा गणित था 2 सीटें जीतने का, वो गड़बड़ा गया है पूरे तरीके से। यानी अभी कांग्रेस पार्टी के 65 सदस्य हैं और 68 पर वो 2 सीटों पर अपना दावा भर सकती थी। तो यानी पूरे तरीके से पता है भाजपा को कि एक एक सीट इधर या उधर होने से जो कॉम्पोजिशन है, जो गणित है, वो किस तरह से बिगड़ जाएगा या संभल जाएगा। और इसीलिए बिल्कुल एक कांटे की टक्कर हो रही है। यहाँ सबसे बड़ा जो मॉरल, नैतिक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोकतंत्र में जायज़ है। यानी कि चुनाव लड़ना जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अधिकार है, और इसको लेकर जो एक तरह से एक हेल्दी कंपटीशन होता है पार्टियों के बीच में, वो भी बिल्कुल जायज़ है एक लोकतंत्र में। लेकिन क्या जो अनैतिक जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, क्या उसे ठीक माना जाए? खासकर ऐसे दौर में आप ये देखिए कि जब भारत पूरी दुनिया की तरह एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी, एक स्वास्थ्य के आपातकाल से गुजर रहा है। 130 करोड़ लोग परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने रोजगार को लेकर। संसद भवन बंद है, जो विधानसभाएं हैं वो बंद है, यानी कि जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वो जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वो बंद है। लेकिन जो ये राजनीति है, एमएलए खरीदने वाली, बेचने वाली, राज्यसभा में अपने नंबर्स को बढ़ाने वाली, अपनी गिनती को बढ़ाने वाली, वो लगातार जारी है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा अनैतिक हो जाता है कि ऐसे वक्त में जबकि इस पार्टी को, जो हमें रूल कर रही है न सिर्फ के केंद्र में बल्कि बेशतर राज्यों में, उसका पहला जो मकसद है और जो पहली जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए थी कि प्राथमिकता ये हो कि कैसे कोरोना वायरस का जो असर है उसे कम से कम किया जाए, जो रोजगार पे बड़ा असर पड़ रहा है उसे कम किया जाए। लेकिन इस सब को दरकिनार करके किस तरह से सारी ताकत, सारा पैसा, सारा अटेंशन, सारा ध्यान इस ओर झोंका जा रहा है, खींचा जा रहा है कि किस तरह से राज्यसभा के इस चुनाव में वो डोमिनेट कर सके और जितनी संख्या उसे चाहिए वो हासिल कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने आरोप ये लगाया है कि दबाव डालकर कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, खासकर गुजरात में। लेकिन राजस्थान में एक और बड़ी चिंता सामने आई है, वो ये कि न सिर्फ कि इस राज्यसभा सीट के लिए, बल्कि जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में, उसको भी गिराने की कोशिश हो सकती है। मैंने अविनाश कल्ला जो पत्रकार हैं और साथ ही टॉप जर्नलिज्म नाम का प्लेटफॉर्म है उसके फाउंडर हैं,
उनसे मैंने बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ज़मीनी हालात क्या हैं। मैंने उनसे ये तो जाना ही कि क्या जो राज्य सरकार है वो खतरे में है, राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमें गणित नज़र आ रहा है उसे वो किस तरह से देखते हैं, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की जो अंदरूनी राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, जो खेमेबाजी है, क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को इससे ज़्यादा कि बीजेपी की तरफ से जो खतरा है, क्या कांग्रेस पार्टी की जो खेमेबाजी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस जिस स्थिति में अभी राजस्थान में है तो उनको अपने एमएलएस के टूट जाने का खतरा नहीं लगता। संख्या बल उनका इतना ज्यादा है कि भाजपा अगर पूरी जोर भी लगा ले तो भी उनके एमएलएस नहीं तोड़ पाएगी। और अभी चुनाव का वक्त है, इसके बाद पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होनी है, तो कोई एमएलए अभी की राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए पार्टी छोड़ के पाला नहीं बदलेगा। ये खरीद फरोख्त का जो मामला आया है पिछले 3-4 दिनों से इसने बड़ी तेजी पकड़ी है, पर ये भी एक मीडिया रिपोर्ट्स के तहत ही आया है। अभी तक ऐसी कोई पुष्टि, कोई ऐसा स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आया। कोई वीडियो, कोई लेटर, कोई कॉल, कुछ भी अभी सरकार ने टेबल पे नहीं रखा है। हालांकि सरकार के उप मुख्य सचेतक ने एंटी करप्शन ब्यूरो को लिखा है, आज मुख्यमंत्री ने बोला है कि वो भी इसकी जांच करवाएंगे, पर किन तथ्यों पे यह आरोप लगा है ये अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। खरीद फरोख्त की कोशिश, सरकार का ये मानना है कि जिस तरह गुजरात और कर्नाटका में फेरबदल हुआ, यहाँ पे भी होने की संभावना है। तो अभी तक ये सिर्फ सरकार का वक्तव्य और एक संभावनाओं का खेल ही देखा जाना चाहिए। अभी सरकार को खतरा नहीं है। और जहां तक ये कहते हैं कि लीडरशिप टॉपल की जाएगी या कुछ हो, भाजपा भी उस स्थिति में नहीं है। अगर कांग्रेस दो खेमों में बटी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खेमों में, तो भाजपा में खेमे और भी ज्यादा है, वहां एस्पिरेशंस कहीं ज्यादा है। अगर एक बारी के लिए ये मान भी लेते हैं कि भाजपा यहाँ तख्ता पलट भी देती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या दावेदारी रहेगी, क्या पोजीशनिंग रहेगी, ये उनके लिए ज्यादा बड़ा सिरदर्द का मामला है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अभी कोई खतरा है। पर हाँ, दिन ब दिन जब से सरकार बनी है तब से आज अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल जायज है। ये दोनों कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे साझा एक साथ आ गए हो, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी भी रेयर हो गई है। अभी की स्थिति को देखा जाए तो पूरी तरह कांग्रेस की अंदरूनी खेमेबाजी का ही खेल ऊपरी स्तर पे नजर आता है। और ये पार्टी के हाईकमान को एक फैसला लेना ही होगा, आज नहीं तो कल, कि कांग्रेस भविष्य के लिए किस तरह अपने आप को राजस्थान में स्ट्रेंथन करती है। तो बिल्कुल अंदरूनी रिफ्ट है कांग्रेस में, और ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा दूर ले जाना चाहती हूँ, थोड़ा पीछे ले जाना चाहती हूँ। अहमद पटेल का, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव आपको याद होगा कि कैसे बिल्कुल एक मिस्ट्री बन गया था, एक थ्रिलर बन गया था कि भाजपा ने पूरी ये कोशिश कर ली थी कि इनको हम चुनाव नहीं जीतने देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी बिल्कुल इज्जत की बात बन गई थी कि इनको चुनाव जिताना ही है। और दोनों तरफ से जो रस्साकशी देखने को मिल रही थी, वो हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण आया था कि सत्ता के लिए, पावर के लिए किस हद तक जो है वो खींचातानी कर सकती है भाजपा। अभी फिलहाल राज्यसभा का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, क्यों उनका जो राष्ट्रीय एजेंडा है, जो पिछले हम देख रहे हैं जब से नई सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, तब से लगातार कश्मीर का एजेंडा शुरू करके CAA कानून लागू करने के बाद, जो लगातार लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में जो उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी लोकसभा में है, उसको लेकर क्यों इतनी अहमियत है, ये मैंने जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय आशीर्वाद से। राज्यसभा इलेक्शन भी इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है आजकल के जमाने में, और अमित शाह और भाजपा का तो ये मानना ही है कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक हर चुनाव को ये जो आज की जो नई भाजपा है वो सीरियसली लेती है। और राज्यसभा इलेक्शन उनके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक वो अपने लोकसभा के स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा पॉलिसीज और बिल्स पारित करवा रहे थे, तो जहां पे उनके लिए अपनी बिल्स और अपने पॉलिसीज को पास करवाना बहुत ही ज्यादा आसान है। ऑलमोस्ट NDA भाजपा खुद ही 300 से ज्यादा सीट पर
है और एनडीए कुल मिलाकर देखा जाए तो 2/3 बहुमत के आसपास ही है। मगर जहां उनको पूरे पिछले 6 सालों में प्रॉब्लम्स हुई हैं वो है राज्यसभा, और राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं होने के कारण उनको हमेशा रीजनल पार्टीज, नॉन एनडीए पार्टीज के साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में जाना होता है, जो कि एक तरीके से उनके लिए एक रोड ब्लॉक जिसको हम मानते हैं वो है। और इसीलिए अगर अभी इस राज्यसभा इलेक्शंस के लिए देखा जाए तो वो भाजपा के लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 55 वैकेंसीज हैं अभी, और 55 जो मार्च में अनाउंस हुई थी, और अभी चुनाव आयोग ने जून 1 को ये कहा है कि 55 के अलावा और 6 सीटें, 4 कर्नाटका में, 1 अरुणाचल प्रदेश में और 1 मिजोरम में, वहां की भी सीटें फिल होनी है, अभी वहां पे भी भरी जानी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 61 सीटों का ये मामला है, और इसीलिए भाजपा और कांग्रेस और सारी जितने भी दलें हैं उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। जो 55 जो पहले की जो सीटें जो अनाउंस की गई थी उसमें 37 ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, वो अनअपोज्ड वहां पर इलेक्शन हो गए हैं। मतलब एमएलए जितने थे वहां पर तय था कि उसी दल का वो राज्यसभा मेंबर बनेगा, तो वो 37 ऑलरेडी अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके हैं। जो बाकी की जो 18 सीटें बचती हैं वहां पर पूरी तरीके से ये जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिटिवनेस देखा जा रहा है, और वही चीज हमने देखा अभी गुजरात में इस तरीके से हुआ, मध्य प्रदेश में भी ये जो राजनीतिक गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, और राजस्थान में अशोक गहलोत ने ये एक्यूजेशन लगाया है कि उनके एमएलएस को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है एक इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन के दौरान, और इसी कारण बहुत सारे गुजरात के एमएलए और राजस्थान के कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको रिजॉर्ट में अभी बंद करके रखा गया है, क्योंकि इलेक्शन में वो जाकर डायरेक्टली, ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। आप याद कीजिए कि लगातार लॉकडाउन के दौरान जब भी ऑपोजिशन कोई सवाल खड़े करती है, चाहे वो टेस्टिंग का हो, चाहे वो माइग्रेंट लेबर क्राइसिस का हो, तो कई बार मोदी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है या भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार ये कहते आए हैं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, पॉलिटिकली पार्टीजन होने का नहीं है। लेकिन जब लॉकडाउन की शुरुआत, लॉकडाउन डिले क्यों हुआ, लॉकडाउन की जो डिमांड है वो फरवरी से आ रहा था, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ 23 मार्च को ही, इसलिए 23 मार्च को हुआ, और 23 मार्च को ही शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपना शपथ ग्रहण किया। तो उससे पहले लगातार हमने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 एमएलए को लेकर रिजॉर्ट में रहे, और जब तक, और फिर उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी, तो मगर जब तक भाजपा ने अपनी सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित नहीं की, तब तक प्रधानमंत्री जी ने हमारे लॉकडाउन की घोषणा नहीं की, और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन लॉकडाउन की घोषणा हो गई। तब हुई जब बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी लॉकडाउन का कॉल दे चुके थे, और फिर लगातार 2 महीनों में उन्होंने यही कहा कि राजनीति करने का ये वक्त नहीं है, और एकजुट होकर सारे दलों को साथ मिलकर काम करने का ये वक्त है। तो ऐसे समय में जबकि देश को एकजुट होकर, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों को एकजुट होकर, जो हमारे हमारे जरिए चुने गए जो नुमाइंदे हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, और जो लोकल स्तर पर नेता हैं, उन सबको साथ आकर एक दुश्मन से लड़ना था, वो था कोरोना वायरस। लेकिन हम देख रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में भी अभी शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो, उनका शिवराज सिंह चौहान का वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यानी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ये चाहता था कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसको गिराया जाना चाहिए। तो इससे आपको प्राथमिकताएं पता चलती हैं कि जो भाजपा है, जो फिलहाल सत्तारूढ़ दल है, उसकी प्राथमिकता है चुनाव जीतना, यानी कि जो मुहावरा लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से कि आम आदमी और भारत जो है वो कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ रही है, साफ तौर पर एक चुनावी मशीन बन गई है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी जो ये भी दावा करती है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य हैं, उसको ये सोचना समझना होगा कि भारत की जो कोरोना वायरस की लड़ाई है, न सिर्फ कि भारत के 130 करोड़ लोग, बल्कि पूरी दुनिया पर इस बात का असर पड़ेगा कोरोना वायरस की लड़ाई में कि भारत इस लड़ाई को कैसे लड़ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।